नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे मंकी पॉक्स की, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने अब इसे एक मेडिकल इमरजेंसी, इंटरनेशनल मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आप कहेंगे कि अभी तो भारत में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं आया। जी हां, बात तो सही है, लेकिन क्या हम उसका इंतजार करेंगे? क्योंकि चेतावनी तो भारत के लिए भी है। पाकिस्तान में केसेस आ रहे हैं, दूसरे पड़ोसी मुल्कों में केसेस हैं और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और चूंकि हमने एक ऐसा पैंडेमिक देख लिया है कि अब ऐसी कोई भी चीज आती है तो हम उसके लिए पहले से सतर्क हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने भी इसके लिए कई बातचीत, कई बैठकों के दौर हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। जेपी नड्डा साहब, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इसके लिए बैठक बुलाई है। तो इसके लिए आपको और हमको भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए और इस बीमारी के बारे में पूरी समझ और इसका आगा पीछा सब हमें मालूम होना चाहिए। थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको कि मंकी पॉक्स को लेकर आखिर हम क्यों इतनी बातें कर रहे हैं, क्यों रोज अखबारों में और टीवी में खबर आ रही है, क्यों ये कार्यक्रम करना पड़ा। आइए मैं आपको बताता हूं इस वक्त क्या हालात हैं। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ का अलर्ट है। मैंने जैसा कहा कि उन्होंने इसे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है और डब्ल्यूएचओ ऐसा तब करता है जब वो किसी बड़े खतरे को भांप रहा होता है। कई देशों तक पहुंचा है आउटब्रेक, खासतौर पे ये अफ्रीकन कंट्रीज से निकला था, लेकिन उसके बाद ये कई देशों में पहुंच चुका है, हमारे पड़ोस तक आ चुका है। भारत में पीएम ने की थी समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य मंत्री ने भी की थी और अलर्ट रहने के लिए कहा है, निगरानी तैयारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और ये सारी चीजें एयरपोर्ट, बंदरगाह, बॉर्डर, खास तौर पे क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस ने एंट्री ली थी दूसरे देशों से, वो फ्लाइट्स के जरिए, चाहे पोर्ट के जरिए, चाहे किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, वहां से कोई वायरस लेकर आया और यहां पर पहुंच गया। और इस वक्त तो इसका एक डेडली वायरस भी स्प्रेड में है, ऐसी बातें हो रही। तो सब कुछ जानेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एम्स के प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर पुनीत मिश्रा, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिसीज डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर पुनीत, आपसे ही शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे मंकी पॉक्स की उन्होंने नाम तो सुन रखा है, लेकिन ये क्या बीमारी है, किस तरह की बीमारी है, वो नहीं जानते। तो मैं तो चाहूंगा हम बेसिक से शुरू करते हैं। बिल्कुल, मंकी पॉक्स एक जिसे अभी एम पॉक्स नाम से हम लोग जान रहे हैं, ये बीमारी जो है वायरस के द्वारा होती है। और ऐसा नहीं है कि हमें इस बीमारी के बारे में पहले से नहीं मालूम था। जैसे कि कोविड एक बिल्कुल नई बीमारी थी, एम पॉक्स के बारे में पहले से जानकारी है, इसके केसेस पहले हो चुके हैं। 1958 से हमें इसके बारे में मालूम है। और अभी जो लोगों की चिंता आ रही है, इसमें ये देखा गया है यूजली जो अफ्रीका के कंट्री हैं, कॉन्गो में है, कुछ और कंट्रीज हैं जहां पर ये बीमारी अधिकतर मिलती है। इस बार भी जो अधिकांश जो केस हैं वो कॉन्गो और आसपास के जो कुछ देश हैं, उनके सारे पड़ोसी देशों में नहीं है, लेकिन कई अफ्रीकी जो कंट्रीज हैं उसमें ये बीमारी है। साथ ही साथ कुछ और जो कंट्रीज हैं वहां पर ये बीमारी फैली हुई है। मूलतः दो तरीके का वायरस होता है जिससे ये बीमारी होती है। उनको आप टाइप कर सकते हैं, वन और क्लैड 1, क्लैड 2 बोलते हैं उनको। और जो इस समय है वो क्लैड 1 का ही 1B एक क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, सब टाइप कह सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी फैल रही है। और अधिकांश केस अभी भी जो है अफ्रीका में है। साथ ही साथ ये बीमारी जो है वो आपके जो प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उसके थ्रू फैलती है। यानी कि आप अगर जो ग्रसित मरीज है उसके संपर्क में आप प्रोलॉन्ग तरीके से रहते हैं तो फैलती है, चाहे वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। जो अन्य माध्यम है उससे जानवरों से भी इंसानों में देखा गया है कि इस बीमारी का स्प्रेड होता है। साथ ही साथ इसमें जो एक बात है वो ये है कि ये जो बीमारी है इसके जो लक्षण है वो जैसे पॉक्स वायरस के लक्षण होते हैं उस तरीके से हैं कि शरीर के ऊपर जो रैशेस हैं, ब्लिस्टर्स बनेंगे और बुखार आएगा, साथ में हेडेक है, बॉडी में दिक्कत आ सकती है। विभिन्न प्रकार के वायरस की जो मोर्टिलिटी है यानी मृत्यु दर है वो अलग अलग है। 0.1 से लेकर 10% तक देखी गई है। जो अभी वायरस चल रहा है इसमें करीब करीब 3 से 4% के बीच में मोर्टिलिटी देखी गई है। और एक अच्छी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग भारत में जिनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है, यानी कि जो 80 से पहले के लोग हैं,
उसमें हम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन देते थे, उससे इसकी क्रॉस इम्यूनिटी है। तो उन लोगों में इस बीमारी के फैलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि अधिकांश लोगों को कहीं ना कहीं उस बीमारी की इम्यूनिटी मिली हुई है और उससे बचे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं वैक्सीन की, तो इसकी कुछ वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन अभी वो सारी पब्लिक के लिए नहीं है। इसमें हम आगे विस्तार से बात करेंगे किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए और अभी क्या परिस्थिति है। तो इसमें जब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नेहा, हमें ये बताइए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है या कुछ और तरीके, तो मैं जानना सिर्फ इतना चाहूंगा, पब्लिक का या आम जनता का कंसर्न रहेगा कि क्या जैसे कोरोना एयरबॉर्न वायरस था कि आप हवा में सांस ले रहे हैं या कहीं छोटा मोटा आपका हाथ कहीं लग गया और वो आपके अंदर गया, क्या ये भी उतना ही एक्टिव है या ये इतनी आसानी से नहीं फैलता? तो 2-3 चीजें हैं इसमें कि एक तो मेजरली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इसका सबसे कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, क्योंकि जब वो ब्लिस्टर्स या जो हम बोलते हैं चिकन पॉक्स जैसे पानी के दाने होते हैं तो उसके फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आने से ये फैलता है। किसी भी पर्सन को अगर उससे कंटामिनेटेड कपड़े जैसे चादरें, जो भी कपड़े वो पहनते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आने से वो फैलता है। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ग्रेड 1 वायरस जिसने सर ने किया, वो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिशन में पाया जा रहा है, जैसा कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी बताते हैं। सो ये 3 मेजर तरीके हैं जिनके थ्रू मंकी पॉक्स का ये करंट वायरस का जो क्लेड है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रहा है। तो मैम, मान लीजिए मैं किसी प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूं, दूसरे कंट्री से आ रहा हूं, तो क्या मेरे पास में अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति बैठा है तो मुझे भी लगने के चांसेस रहेंगे? तो यूजुअली देखा जाता है कि मंकी पॉक्स का जो शुरुआती पहले 4 से 5 दिन का जो विंडो पीरियड होता है, उस टाइम पे वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा करता है। एंड ऐसा देखा भी जाता है कि कई बार मंकी पॉक्स के जो इनिशियल वायरल छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो एयरबॉर्न ट्रांसफर हो सकते हैं। हालांकि इसकी ट्रांसमिशन रेट एयरबॉर्न के थ्रू काफी कम इसलिए पाई जाती है क्योंकि एक तो इस वायरस का स्ट्रक्चर अपने आप में बड़ा है, और सेकेंड चीज ये है कि हाँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके बगल में होने वाला व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है और जैसा कि मैंने बताया कि आप उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको होने की क्षमता काफी ज्यादा है। ओके, ठीक है। डॉक्टर भाटी, ये बताएं कि अब क्योंकि शायद हम कोरोना काल से गुजर चुके हैं तो ऐसी सारी चीजों के लिए बहुत रिसेप्टिव हो गए हैं, मतलब एकदम से हम वो चीज हमें अपनी जगह ब्रेन में बना लेती है। और चूंकि हम जान रहे हैं मंकी पॉक्स कोई नई चीज नहीं है, पहले भी हुई है, भारत में भी इसके केसेस निकले, लेकिन ये जो अभी ताजा अलर्ट आया है जिसे एक इंटरनेशनल इमरजेंसी WHO ने घोषित किया है, उसके पीछे कारण क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पब्लिक हेल्थ कंसर्न को लेके कुछ क्राइटेरिया होता है WHO का, जिन चीजों को देख के WHO इस तरह के अलर्ट जारी करता है, जिसमें अभी जैसे पहले अगर ये लिमिटेड एरिया के अंदर बीमारी सीमित थी और जैसे 2022 से देखें तो थोड़ा सा ग्लोबली इसका स्प्रेड होना शुरू हुआ, जिसको अभी हम एमपॉक्स कह रहे हैं, क्योंकि एमपॉक्स मतलब ये जूनोटिक बीमारी जानवरों से इंसानों में, पर अब ह्यूमन टू ह्यूमन, और बाकी अदर कंट्रीज, अदर वर्ल्ड वाइड भी ये अभी स्प्रेड इसका देखा जा रहा है। तो इसी वजह से WHO ने इसके ऊपर अलर्ट जारी किया है। अब इसके अंदर देखने वाली बात यही है कि देखिए, इस तरह की जब ग्लोबली डिजीज स्प्रेड होती है तो स्ट्रेटजीज तो डेफिनेटली उसी तरह की काम करेगी जैसा हम पेंडेमिक में देख रहे थे, पर ये उस तरह नहीं है जैसा 2022 में भी हमने देखा कि इसकी जैसे ट्रांसमिसिबिलिटी, जो इसका संक्रमण दर है, वो उस तरह से नहीं है। तो इस वजह से, पर जैसा क्योंकि ऑलरेडी एक पेंडेमिक देख चुके हैं, तो अब हमारा जो पब्लिक सर्विलेंस सिस्टम है वो और ज्यादा रोबस्ट हो गया और स्ट्रांग हो गया है। और जैसे जो एट रिस्क कंट्री है जहां पर ऑलरेडी ये स्प्रेड है, बाकी देशों में उस तरह से स्प्रेड ना हो, पहले से अलर्ट जारी रहे। हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विलेंस सिस्टम है उसको हम थोड़ा और मजबूत कर पाए, और जैसा कि उसमें भी इसी तरह की स्ट्रेटजी, देखिए कोई इस तरह की इंफेक्शियस डिजीज होती है तो उसमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन, ऐसा ही सेम इसमें भी किया जाना चाहिए। जैसे टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे अभी थोड़ा सा
टेस्टिंग को लेके लिमिटेशन है, जिसके लिए ऑलरेडी सीडीएसओ काम कर रहा है और उसने करीबन 14 कंपनियों को अभी इस चीज के लिए अप्रूव किया है जो टेस्टिंग की किट्स इसकी डेवलप करे। हालांकि अभी हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स पे एनआईवी वगैरह में हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी, बट बाकी भी इसकी टेस्टिंग किट और डेवलप हो रही है और उसी तरह की जैसे पीसीआर टेस्ट इसके लिए उपलब्ध कराया जा सके, ताकि हम बीमारी अगर किसी तरह से हम हाई रिस्क ग्रुप्स में देखते हैं तो उसको वहीं कंटेन किया जा सके, आगे स्प्रेड ना हो। सेकंड, वही तीनों चीजों के साथ साथ एक प्रिवेंशन पे, जैसा हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन के लिए भी 6 कंपनियों को अभी सीडीएसओ ने अप्रूवल दिया है, जिसमें एक सीरम इंस्टीट्यूट तो है। तो 22 तारीख को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर एक बार फाइनल डिसाइड होगा और आगे फर्दर सीडीएसओ के पास फर्दर अप्रूवल के लिए जो टेस्टिंग किट्स का डेटा है, कंपनियां हैं और जो हमारी वैक्सीन भारत के अंदर भी उपलब्धता कराने के लिए उस मीटिंग में डिस्कशन होगा। ठीक है, अच्छा अपडेट दे दिया आपने इसके ऊपर हमें। डॉक्टर पुनीत, ये बताइए कि मंकी पॉक्स के इनिशियल लक्षण, मतलब देखिए ब्लिस्टर्स आएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन इनिशियल लक्षण उसके क्या कोई होते हैं और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं जिससे कि आप इन जनरल, जैसे हम कोरोना के समय कुछ चीजें फॉलो करते थे, प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, अगर आगे चल के स्थिति खराब होती है तो फिर वो हमें फॉलो करने होंगे? देखिए, जहां तक लक्षण की बात है, अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है तो इसका जो स्पेक्ट्रम है, हो सकता है कोई लक्षण नहीं आए, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। बाकी लोगों में जो है यूजुअली जो होता है, बुखार आता है, स्किन पे रैशेज हो जाती है, शरीर में जो उनका दर्द रहता है, उसके अलावा अगर ये और सीरियस हो जाए या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन में निमोनिया और दूसरी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो सामान्य लक्षण है उसमें बुखार, शरीर में दर्द और साथ ही साथ ये जो स्किन के रैशेज हैं वो उपस्थित रहते हैं और वो इन्फेक्टिव भी होते हैं। तो उसमें करीब डिफरेंट स्टेजेस से वो जो शरीर में रैशेज बनते हैं वो होते हैं और 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं उनको ठीक होने में। और उनसे जो फ्लूइड आता है, उस फ्लूइड से अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो जरूर उसको बीमारी हो सकती है। बाकी मैंने कहा क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके थ्रू होती है। अभी इस बार देखा गया कि जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं उससे बीमारी फैल रही है। तो जहां तक बचाव की चीज है, बचाव में 2-3 चीजें कही जाती हैं। जहां पे जंगली जानवरों से अगर कहीं संपर्क हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि जूनोटिक डिजीज है, ऐसे जंगली जानवरों से संपर्क हो रहा है तो वो नहीं है। कच्चा मीट, अगर कहीं पे ऐसे जंगली जो जानवर हैं उनका जो बुश मीट बोलते हैं कच्चा, उससे हमें बचाव रखना। तो एक तो उस लेवल में बचाव हुआ। दूसरा जो बचाव होता है कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हैं जहां पे आपको लगता है मंकी पॉक्स है या जहां पे स्प्रेड है, तो वहां पे हमें सारे वही प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे कि जो उनसे जो कांटेक्ट है वो नहीं हो पाए, वहां पे हमें पीपी या इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जैसा भी मालूम चला है कि ये जैसे कोरोना था उस तरीके से नहीं स्प्रेड हो रहा, उतनी तेजी से स्प्रेड नहीं होगा। इसका जो स्प्रेड है इसमें प्रोलॉन्ग कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी को पीपी किट लेके रहना कि आप हिंदुस्तान में सब लोग अभी इस्तेमाल करने लगे, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि हाई रिस्क है, जहां पे ऐसी बीमारी फैल रही है, वहां पे जितने भी ये पर्सनल प्रोटेक्शन है उसको लेने की आवश्यकता है। सारे वही फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशन आ जाते हैं, चाहे आप पीपी का यूज करें, हाथ को वॉश करके रखें। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो उस व्यक्ति को आइसोलेशन में रखना है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, ताकि वो अन्य लोगों को बीमारी नहीं फैला सके। लेकिन इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो उतनी तेज नहीं है कि जैसे कि कोविड की थी। तो मुझे लगता है कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन एक पैनिक की कहीं कोई ऐसी मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कोविड एक अलग तरीके की बीमारी थी, ये एक अलग तरीके की बीमारी है। और इसमें हमारे पास अच्छी बात यह है कि जानकारी उपलब्ध है। कोविड जब आया था तो कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि एकदम नया वायरस था और दोनों के चूंकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में काफी डिफरेंस है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बीमारी में हमें सतर्कता रखनी है, लेकिन हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नेहा, ये बताइए कि मोर्टेलिटी रेट इसका कैसा है, मतलब किस लिहाज से लोगों को इम्पैक्ट करता है? क्या बहुत ज्यादा लीदल है या नहीं? आप संभाल सकते हैं इसको आसानी से अगर सही इलाज मिले? तो 2-3 चीजें हैं ऐसे। सबसे पहले जैसे कि सर ने भी जिक्र किया कि ट्रांसमिशन रेट जब कम होता है, सेकंड थिंग इज ऑलरेडी हमारे यहाँ पे डिटेक्शन के बहुत अच्छे हथियार इस मामले में मौजूद है, क्योंकि क्लिनिकली हम देख पा रहे हैं कि वो दाने और चेचक की चीजें हैं
तो ऑटोमेटिकली आइसोलेशन चीजें बहुत अच्छी बढ़ जाती हैं। अगर किसी पर्सन का जिक्र करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोर्टालिटी रेट इन मंकी पॉक्स अनट्रीटेड में काफी कम है, 0.3 से 0.4% तक है। दैट टू उस पॉपुलेशन में ज्यादा है जहाँ पे ऑलरेडी पर्सन की इम्यूनिटी किसी ना किसी और वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हुए या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हुए या पेशेंट्स जो कि लॉन्ग समय से डायलिसिस पे हैं, डायबिटीज वगैरह। तो ऐसे में ओवरऑल सिनेरियो मोर्टालिटी बहुत ज्यादा कम है। दूसरी पॉपुलेशन में क्या होगी कि जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, यूजुअली इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, बट अगर हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट यानी कि दानों के लिए अलग से सपोर्टिव ट्रीटमेंट, बुखार के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और क्योंकि ये आपकी आंखों में होने वाले जो फ्लूइड्स होते हैं या कंजक्टिवाइटिस की तरह भी ये प्रेजेंट करता है, तो उन सिक्रीशंस को अपना प्रोटेक्ट करे विद आई ड्रॉप्स, माउथ के सिक्रीशंस को प्रॉपर माउथ वॉश वगैरह से प्रोटेक्ट करें, तो ऐसे में ओवरऑल हम उसकी मोर्टालिटी को फर्दर कम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं मंकी पॉक्स के बारे में, और इसकी अभी तक की अंडरलाइन ये है कि हाँ, एक बीमारी है जिसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए। फिलहाल किस्मत की बात है कि देश में कोई एक्टिव केस नहीं मिला है, लेकिन पड़ोस तक आ चुका है। इतना ट्रैवल होता है, इतना इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, तो अगर हमारे यहाँ भी केस निकल आए तो बड़ी बात नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है कि हम कितने तैयार हैं, हम कितने जागरूक हैं और हमें कितना नॉलेज है। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा इलाज की तरफ और कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की तरफ हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कभी ऐसी मौका आ गया जहां आपको इस बीमारी से दो चार होना पड़े, तो फिर आप क्या करेंगे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। बात हो रही है आज कंज्यूमर अड्डा में मंकी पॉक्स की, और ये भी कि कितना खतरा इससे हो सकता है। अभी हमारे देश में, जैसा मैंने कहा, कि कोई केस नहीं है, कोई एक्टिव रिपोर्टेड केस नहीं है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन तैयारी बहुत जरूरी है। डॉक्टर भाटी, तो थोड़ा हम और इस पर बात करेंगे कि इसका टेस्ट एनालिसिस आपने का हल्का आइडिया दिया हमें पहले, लेकिन क्या कोई पहले से इसको चेक कर सकता है कि भाई क्या इसमें कोई लक्षण दिख रहा है, या ऐसे स्टेट जैसे जहां ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, मान लीजिए कि केरला में ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, अक्सर केसेस भी वहां पहले निकल कर आते हैं, या फिर बड़े सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, जहां पर इंटरनेशनल ट्रैवल काफी ज्यादा है, हर तरह के लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी चीजें ली जा सकती हैं? हाँ, देखिए, सबसे ज्यादा तो इसमें जरूरी है कि कोई भी किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। सही सोर्सेज से आप सही इन्फॉर्मेशन ले, जिसमें आप WHO की साइट से या मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो साइट है, वहां पर पूरी तरह से अपडेट समय समय पर होते रहते हैं। तो एक तो राइट इन्फॉर्मेशन दर्शकों के पास होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे कि जिन कंट्रीज का एट रिस्क पे है, हाई रिस्क की, जहां पर ज्यादा केसेस है, वहां पर अगर आप ट्रैवल कर कर आते हैं तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपोजर हो गया है किसी तरह से और तुरंत आपको सिम्टम आ जाएंगे, क्योंकि सिम्टम आते हुए भी समय लग सकता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो अगर आप ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हैं तो एक जरूर इस चीज का ध्यान रखें। तो इसके अंदर हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और थर्ड, जैसा बताया कि अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि ये भी एक वायरल बीमारी है, पर इसके अंदर लीजन्स आते हैं, जैसा अभी मैडम ने भी बताया, सर ने बताया कि वो आपको ऐसे चकत्ते, ऐसे लीजन कुछ भी दिखाई देते हैं, तो फिर तुरंत आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करें ताकि उसका जांच की जा सके, क्योंकि इसका टेस्ट उपलब्ध है, टेस्ट के जरिए हम इसको पता कर सकते हैं। और फिलहाल भारत में अभी इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, पर वैक्सीन के लिए जिस तरह से बात चल रही है, तो जल्द ही इसके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, एक सबसे ज्यादा जरूरी है कि खासतौर पे जो वनरेबल ग्रुप है, वो खास तौर पे, विशेष तौर पे ध्यान रखें, जिसके अंदर जिनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादातर होती है, तो उनमें फिर ये बीमारी होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो खास तौर पे ऐसे भी लोगों को हमें अवेयर करना और ज्यादा जरूरी है, उनको सेंसिटाइज करना ज्यादा जरूरी है। जी, ठीक है। डॉक्टर पुनीत, तो अब इसके थोड़े इलाज पर आते हैं। किस तरीके का इसका इलाज रहता है? क्या एक लंबा इलाज है या नॉर्मल मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है, या कुछ लोग, जैसे कोरोना में भी हम देखते थे कि कुछ लोगों को किसी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती नहीं थी, वो नॉर्मल उनको बुखार आता था और खुद ही उससे रिकवर कर जाते थे। यहाँ पे कैसे रहता है ट्रीटमेंट? देखिए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर नेहा ने बताया कि इस बीमारी के लिए अभी कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे जो केसेज हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होंगे और उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ अधिकांश जो केस हैं वो ठीक हो जाएंगे। कुछ केसेस में जहाँ पे सीवियरिटी है और जो इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर हैं वो समझते हैं, तो इसमें एंटीवायरल्स दिए जा सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं।
लेकिन ये कहा जाए कि कोई जो एम पॉक्स है इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो इसमें दी जा सकती है अगर आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर नेहा, एक सवाल मेरे मन में आता है कि इस तरह की लगभग बीमारियां हमें अक्सर अफ्रीकन कंट्रीज से ही आती क्यों दिखाई देती हैं? डॉक्टर नेहा, आपसे सवाल। जी, सो अक्सर ऐसा देखा गया है कि अफ्रीकन वायरस जैसे मंकी पॉक्स या जैसे हमने जिक्र किया जूनोटिक वायरसेस का या जूनोटिक इन्फेक्शंस का, तो अक्सर जो उनके रेजर्वॉयर्स होते हैं, यानी कि जहां पे वो वायरस छुप के आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है और फैल सकता है, वो रेजर्वॉयर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आइडियल टेम्परेचर कंडीशन और आइडियल एयर कंडीशन। सो अक्सर जो अफ्रीकन कंट्रीज या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ एरिया, जैसे यहाँ पे जो सबसे पहले मंकी पॉक्स जब डिस्कवर हुआ था 1970s में, तब भी वो उसी कांगो रिपब्लिक में डिस्कवर हुआ था जहां से आज का भी पैंडेमिक देखा जा रहा है जो शुरुआत हुई है, क्योंकि वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहां पे ये जो मंकीज है जहाँ से इसका जिक्र हुआ या अदर रिजर्वॉयर्स जहाँ पे इस वायरस को घुसने के बहुत आसानी से फेवर्स मिलते हैं, वो ज्यादा तादाद में पाया जाता है। दूसरा, जो क्लाइमेट कंडीशन है वो इस तरीके की है कि एक से दूसरे तक का ट्रांसमिशन बहुत आराम से हो सके फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। सो इसीलिए देखा गया है कि अक्सर थर्ड पॉइंट का अगर हम बात करें तो अदर देन द अफ्रीकन कंट्रीज, द अदर कॉन्टिनेंट्स का जो सर्विलेंस सिस्टम है, सेटअप सिस्टम है, दैट इज अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर आई वुड से। हालांकि अफ्रीकन सिस्टम्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्गर, बट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन है, वायरस की ग्रोथ के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए वो उन एरियाज में ज्यादा मिल जाती है। जी, ठीक है। एट लास्ट क्विकली डॉक्टर भाटी, आपने जैसे कहा कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए, नहीं तो वही पैनिक क्रिएट करती है। अभी स्टेटस को क्या है हमारे यहाँ पे? फिलहाल तो कोई केस रिपोर्टेड नहीं है या कोई ऐसा सस्पिशन भी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या इस तरह की आशंका दिख रही है अगर ये टिल हमारे नेबर्स तक आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रोएक्टिव स्टेप जिस तरह से सरकार के स्तर पे तो डेफिनेटली लिया जा ही रहा है, सर्विलेंस सिस्टम को बढ़ाई दिया गया है और हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट लैब्स है वो भी टेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जल्द ही रैपिड टेस्टिंग किट भी उपलब्ध होगी, तो प्राइवेट जगह पर भी टेस्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो मैं समझता हूं कि उतनी ज्यादा बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये उतना ज्यादा कंटेजियस नहीं है। जैसा बात भी कर रहे थे कि अगर ये आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, पर प्रोलॉन्ग्ड आप लंबे समय तक किसी से बात कर रहे हैं रिसर्च में कि 3 से 4 घंटे तक आपका लंबा कांटेक्ट रहा है इस तरह का, तो उस तरह से बहुत ज्यादा कंटेजियस नहीं है। एंड डेफिनेटली जिस तरह से हमारे पास अब डायग्नोस्टिक भी इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम जल्दी ही अगर ऐसे सिचुएशन देखते हैं तो उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और उसको वहीं पे कंटेन भी कर सकते हैं। जी, चलिए, तो कुल मिला के मंकी पॉक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक जरूर अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, इसके सिम्टम्स से लेकर इसके कॉजेज से लेकर इसके इलाज तक अगर आपको सब मालूम है, तो डेफिनेटली आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को जस्ट इन केस की अगर भारत में भी इस वायरस का स्प्रेड होता है तो सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन इस दौरान ये बरसात का मौसम है, चिकनगुनिया, मलेरिया, तमाम तरह की 10 दूसरी बीमारियां होती जो कि अगर बिगड़ जाएं तो उतनी ही खतरनाक है, जान पर बना सकती है। तो प्लीज जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हम कोरोना के टाइम पे लेते थे, चाहे वो हाइजीन फैक्टर्स हो चाहे अन्य फैक्टर हो, उनका ध्यान रखिए। फिर चाहे मंकी पॉक्स हो चाहे कोई और वायरस, हम सबसे सुरक्षित रह सकते हैं अगर हम अपने बेसिक्स को अच्छा रखें। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आपने एक विस्तार के साथ मंकी पॉक्स की जानकारी दी और मुझे लगता है जानकारी ही असली ताकत है। लोगों को अगर इसके बारे में पता है तो फिर वो सुरक्षित भी महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगे और खतरा आने पर जरूर सही एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।